India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट राउंडअप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर टिप्पणी के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर कार्रवाई की याचिका 50,000 रुपए जुर्माने के साथ ही की खारिज। कहा, सरकार से अलग विचार रखना देशद्रोह नहीं। लॉकडाउन के कारण केस दाखिल पर स्वतः संज्ञान सीमा अवधि विस्तार को बढ़ाने के आदेश पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीमा के विस्तार के हटाने का दिया संदेश। कोर्ट दे सकता है 90 दिनों की अनुग्रह अवधि। गुजारा भत्ता मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं है पत्नी पति की निजी संपत्ति। कर्नाटक में 2 गटर सफाई कर्मियों की मौत और एक की आत्महत्या पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार को जांच करने का दिया निर्देश। ड्रेनेज बोर्ड द्वारा तैयार रिपोर्ट पर जताई नाराजगी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत दी है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर दिए गए बयान के लिए फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि फारूक अब्दुल्ला ने देश विरोधी और देशद्रोही कार्रवाई की है। उनके खिलाफ न केवल गृह मंत्रालय को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि उनकी संसद सदस्यता भी रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और इस जनहित याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने ये जुर्माना याचिकाकर्ता की इस दलील को साबित न कर पाने पर लगाया है कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मामले को लेकर दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार की राय से अलग और असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह कार्रवाई करने के आदेश जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। रजत शर्मा और डॉक्टर नेश श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला ने लाइव बयान दिया कि अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए वो चीन से मदद लेंगे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पूर्व सीएम कश्मीर को चीन को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की एक पीठ ने मामले को खारिज कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता उपरोक्त आरोपों को प्रमाणित करने में विफल रहे। पीठ ने इस तरह के दावे करने के लिए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चूंकि अब्दुल्ला कश्मीर को चीन और पाकिस्तान को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संसद से उसकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के एक बयान पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि अब्दुल्ला और कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए चीन में होने के लिए संविधान अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए शामिल हो रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति या समिति स्वायत्ता को रद्द कर दिया। उस समय 15 सितंबर 2019 को 3 महीने के लिए अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के कई नेताओं को J&K पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अनुसार निवारक हिरासत घर में गिरफ्तारी के तहत रखा गया था। 13 दिसंबर को हिरासत आदेश को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। आखिरकार 13 मार्च 2020 को उनका हिरासती आदेश रद्द कर दिया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई जिसमें सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को चुनौती दी गई।
मुख्य रूप से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए जारी किए गए एक राष्ट्रपति आदेश की वैधता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह कोविड-19 महामारी और राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण आपको बता दें कि पिछले साल मामलों को दायर करने के लिए दिए गए स्वतः संज्ञान सीमा अवधि विस्तार को बढ़ाने के आदेश को हटाने का प्रस्ताव दे रहा है। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वे सीमा अवधि पर चल रहे प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव दे रही है। पीठ ने कहा कि ये सीमा के विस्तार के हटाने के प्रभावी होने के साथ ही 90 दिनों की एक अनुग्रह अवधि दे सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि वह देश के कुछ हिस्सों में फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने की स्थिति में है। वादियों को मामले दाखिल करने में मदद करने का प्रावधान करेगी। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वे एक ऐसे तरीके का सुझाव दें जिससे नियंत्रण क्षेत्र वाले व्यक्ति भी बाहर जाकर मामला दाखिल कर सकें। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने एजी को खंड का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता जताई जिससे नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मामला दाखिल करने के लिए सक्षम किया जा सकता है। एजी ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट वे व्यक्ति होता है जो नियंत्रण क्षेत्र को लागू करता है। वह सप्ताह में एक बार क्षेत्र का दौरा करता है। वह अपने विवेक से किसी व्यक्ति को नेगेटिव रिपोर्ट के मामले में केस दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। यदि उसके पास कोई नेगेटिव रिपोर्ट है, सीजीआई ने एजी को सुझाव दिया आप क्षेत्र में जाने वाले अधिकारी के बजाय नियंत्रण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए व्हाट्सएप या संदेश के माध्यम से अधिकारी को आवेदन करने के प्रावधान कर सकते हैं। एजी ने कहा कि वे संबंधित विभाग के साथ परामर्श करेंगे और खंड का मसौदा तैयार करेंगे। फिर पीठ ने सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया ताकि एजी को विभाग के विचार जानने में सक्षम बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से छत्तीसगढ़ में सरकारी कंपनियों के आरक्षण पर असर पड़ सकता है। फैसले के बाद यथास्थिति बनी रहेगी और ना पदोन्नति दी जा सकती है और ना किसी को डिमोट किया जा सकता है। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में वर्ष 1997 के बाद से ही रोस्टर पॉइंट पर हुई पदोन्नति के रिवर्ट होने का खतरा भी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए झटका माना जा रहा है। इस फैसले से सरकारी कंपनियों का आरक्षण प्रभावित हो सकता है। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का एक आदेश दिया है, जिसका मतलब है कि अगले आदेश तक न ही किसी को पदोन्नति दी जा सकती है और न किसी को डिमोट किया जा सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ की एक बिजली कंपनी में कार्यरत कर्मचारी निरंजन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पेशल लीव पिटीशन लगाकर बिलासपुर उच्च न्यायालय के फरवरी 2019 में दिए फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम की धारा 5 को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला रखते हुए याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा था कि इसकी वजह से उनकी पदोन्नति को रिवर्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बिलासपुर उच्च न्यायालय में लंबित अक्टूबर 2019 के नए नियम 5 पर चुनौती की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय ने रिवर्ट कराने के लिए लगाई गई अवमानना याचिका पर 17 फरवरी को ही फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में वर्ष 1997 के बाद से रोस्टर पॉइंट पर हुई पदोन्नतियों के रिवर्ट होने का खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश की बघेल सरकार पिछले नियमों 1997 और 2003 के आधार पर हुई कार्रवाई को नियम 14 की तर्ज पर संरक्षित करने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं 4 फरवरी 2019 को आए उच्च न्यायालय के फैसले से पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 की कंडिका 5 को खारिज किया गया था, जिसे अब चुनौती देने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल अक्टूबर 2019 में नई धारा 5 अधिसूचित कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के संबंध पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पति की निजी संपत्ति नहीं होती। पत्नी ने पति द्वारा प्रताड़ित का आरोप लगाते हुए अलग रहने की मांग की थी, अलग रहने लगी थी और जिसके बाद पत्नी ने गुजारा भत्ता भी मांगा था और मसला इसी सिलसिले में कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक बार फिर दोहराया कि पति पत्नी की निजी संपत्ति नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती कर पति के साथ रहने के लिए नहीं कहा जा सकता है। दरअसल एक शख्स ने याचिका दायर की थी कि कोर्ट उसकी पत्नी को ये आदेश दे कि वो उसके साथ रहने लगे। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि आपको क्या लगता है, क्या महिला किसी की गुलाम है जो हम ऐसा आदेश पारित करें? क्या पत्नी आपकी निजी संपत्ति है जो उसे आपके साथ जाने का निर्देश दिया जा सकता है? साल 2013 में इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन पति पत्नी के साथ दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद वो मजबूर होकर अलग रहने लगी। 2015 में उसने गुजारा भत्ता के लिए मामला दर्ज किया तो गोरखपुर की अदालत ने पति को 20,000 रुपए हर महीने देने का आदेश दिया। लेकिन इसके बाद पति ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद पति के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसके बाद पति नहीं माना और उसने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब पति ने कोर्ट से कहा है कि जब वो पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार हो गया है तो गुजारा भत्ता कैसा? इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की याचिका ठुकरा दी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। महिला ने पति पर आरोप लगाया कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उसको गुजारा भत्ता न देना पड़े। मंगलवार को जब सुनवाई हुई तो पति के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पत्नी को वापस पति के पास आने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने भी पति के पक्ष में फैसला दिया है। वकील की ओर से बार बार यही मांग करने की वजह से कोर्ट को कहना पड़ा कि क्या पत्नी निजी संपत्ति है, क्या पत्नी गुलाम है। इसके बाद बेंच ने दाम्पत्य अधिकारों की याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की एक लड़की की 27 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सीजेआई बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की 3 न्यायाधीश पीठ ने मेडिकल बोर्ड को एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान पीड़ित लड़की की ओर से पेश एडवोकेट वी.के. बाजू ने कोर्ट से इस मामले को देखने के लिए मेडिकल बोर्ड को निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को जल्द ही सुना जाए, क्योंकि लड़की गर्भावस्था के 26वें सप्ताह में है। न्यायालय ने हालांकि भारत सरकार और हरियाणा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पीड़िता जो 14 साल की है और 8वीं कक्षा की छात्रा है, उसके पिता के पहले चचेरे भाई द्वारा बलात्कार किया गया था। इसका आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी नग्न तस्वीरों को भी इस्तेमाल किया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार लड़की 25 या 27 सप्ताह और 2 दिन प्लस या माइनस 2 सप्ताह की गर्भवती है, क्योंकि आरोपी पीड़ित याचिकाकर्ता का रक्त रिश्तेदार है और इसीलिए जन्म लेने वाले बच्चे में मानसिक और शारीरिक असमानताएं हो सकती है और इसीलिए गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई से रोक दिया है। दरअसल कोर्ट से उस फैसले को लागू करने की मांग की गई है कि कर्मचारियों की पेंशन अधिकतम 15,000 रुपए तक ही तय नहीं की जा सकती और ये अंतिम वेतन समानुपातिक होना चाहिए। जस्टिस यू ललित और जस्टिस के.एम. जोसेफ की एक पीठ ने 23 मार्च से पेंशन मामले पर पुनर्विचार याचिका पर रोजाना सुनवाई करने का फैसला करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। आदेश में कहा गया कि आगे लंबे विचार को ध्यान में रखते हुए कोई भी अवमानना आवेदन जो कि 4 श्रेणियों के मामले में पारित तक किसी भी आदेश को लागू करने के लिए है, किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाएगा। आदेश में वर्णित मामलों की 4 श्रेणियों में केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालय के फैसले शामिल हैं, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द कर दिया, जो अधिकतम पेंशन योग्य वेतन प्रति माह 15,000 प्रति माह के हिसाब से तय करते हैं। इसमें शीर्ष अदालत के अप्रैल 2019 के फैसले को भी शामिल किया गया है, जिसने आदेश दिया था कि कर्मचारी पेंशन योजना या ईपीएस के सदस्यों को अधिकतम सीमा की परवाह न करते हुए उनके अंतिम आहरित वेतन पर पूर्ण पेंशन दी जाए।
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प आदेश में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि सरकारी स्कूलों के लिए जमीन दिलवाने को लेकर याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता को स्कूल के उद्घाटन की नींव रखने के लिए सरकार द्वारा बुलाया जाए। दरअसल शिक्षा को लेकर तमाम जनहित याचिका लगाने वाले अशोक अग्रवाल वकील ने 2 साल पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट के किराड़ी इलाके में प्रेमनगर में सरकारी स्कूल के लिए डीडीए से जमीन दिलवाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि इस मामले में स्कूल न होने के चलते यहां के बच्चों को रेलवे ट्रैक पार करके दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। रेलवे ट्रैक पार करने में बच्चों को कई तरह के दुर्घटनाओं का भी शिकार होना पड़ा है। लिहाजा डीडीए इस इलाके में सरकारी स्कूल खोलने के लिए दिल्ली सरकार को जमीन दे। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई करते हुए पिछले साल डीडीए को यह आदेश दिए थे कि अगर सरकार को अगले 2-3 महीने के भीतर सरकारी स्कूल बनाने के लिए जमीन अलॉट करे। लेकिन इसके बावजूद कई महीने बीतने के बाद भी कोर्ट के आदेशों का पालन डीडीए की तरफ से नहीं किया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा से इस मामले के अंदर अवमानना की याचिका को दाखिल कर दिया। कोर्ट ने इस बार इस मसले पर दोबारा से सुनवाई की और ऐसे में मजबूर होकर डीडीए को बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए जमीन देनी ही पड़ी। डीडीए की तरफ से जमीन दिल्ली सरकार को अलॉट करने से जुड़ा हुआ पत्र भी विभाग ने डीडीए की तरफ से वकील अशोक अग्रवाल को भेज दिया। आज जब कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा किया तो दिल्ली सरकार को कहा कि जमीन दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वकील अशोक अग्रवाल से स्कूल की नींव की पहली ईंट लगवाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा अपने आदेश में कि दिल्ली सरकार डीडीए से मिली इसी जमीन पर 3 महीने के भीतर स्कूल का निर्माण कार्य शुरू करा दे। दिल्ली सरकार को सरकारी स्कूल बनाने के लिए डीडीए से मिली जमीन 26 फरवरी को अलॉट की गई है। नर्सरी से 12वीं तक का कक्षा के लिए बनने वाले सरकारी स्कूल में किराड़ी इलाके के तकरीबन 3 से 4 हजार छात्रों को एडमिशन मिल सकेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 गटर सफाई कर्मचारियों की हाल ही में हुई मौतों और एक सफाई कर्मचारी की आत्महत्या करने की एक गंभीर घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए इस सफाई कर्मचारी को गटर साफ करने के लिए मजबूर किया गया था। इन तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही मुख्य न्यायाधीश AS ओका की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कर्नाटक में मद्दूर टाउन नगर पालिका के पुरूर्मिका की मेन हॉल को बिना सुरक्षा उपकरणों के साफ करने की घटना के निष्पक्ष और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए एक हलफनामा दायर कर जवाब दे। याचिकाकर्ता ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन की ओर से पेश हुए एडवोकेट केल्फ्टन रोजरियो ने पीठ को सूचित किया कि मृतक नारायण 37 साल पर अधिकारियों से कहने के लिए दबाव डाला था कि उसने स्वेच्छा से मैन हॉल में प्रवेश किया था। उसे सुरक्षा उपकरण दिए गए। रिपोर्ट के अनुसार मृतक अपने पीछे 12, 10 और 7 साल की उम्र के 3 बच्चों को छोड़ गया है। याचिकाकर्ता संगठन ने कहा है कि उसने नगरीय प्रशासन निदेशालय को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और नारायण को मुआवजा देने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। उत्तरदाताओं को नारायण के आश्रितों को सभी पुनर्वास और क्षतिपूर्ति लाभ नियमावली और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश के लिए प्रार्थना की गई है। मैनुअल मैला ढोने का काम आपको बता दें कि क्या करता था। ये मैनुअल मैला ढोने का तरीका ये है कि इसमें मेन होल की सफाई, सीवेज पाइप, भूमिगत जल निकासी पाइप आदि शामिल है। सुनवाई के दौरान अदालत ने 2 लोगों की मौत की जांच के संबंध में अधिकारियों को कर्नाटक का शहरी जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड द्वारा तैयार रिपोर्ट पर नाराजगी भी व्यक्त की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शहर में गड्ढों युक्त शराब सड़कों और फुटपाथों पर मरम्मत के लिए एक कार्य योजना के साथ ही आने वाले पहले कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका को उपस्थित होने का
निर्देश दिया है। 10 फरवरी को अदालत ने बीबीएमपी को बेंगलुरु शहर में प्राथमिकता के आधार पर गड्ढों को हटाने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा था और उस समय सीमा को बताने के लिए कहा था जिसके भीतर इस कार्य योजना को लागू किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसे कई हितधारकों की मदद से तैयार किया गया है। यह आदेश अदालत द्वारा 17 दिसंबर 2020 के आदेश के संदर्भ में लिया गया था जिसे नागरिकों को व्हाट्सएप चैट बॉट का जवाब देने के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाया गया था। इसके बाद हितधारकों के साथ ही बैठकें कई आयोजित की गई जिसमें 5435 गड्ढों और फुटपाथ के मुद्दों को नागरिकों से प्राप्त किया गया था जिन्हें समाप्ति कर दिया गया। आपको बता दें कि इसमें कहा गया कि इससे पहले कि नगर निगम एक कार्य योजना के साथ ही सामने आए जिसके बारे में निगम के वकील कहते हैं कि 4 सप्ताह के भीतर दायर किया जाएगा। ये उचित होगा यदि निगम का एक वरिष्ठ अधिकारी रिपोर्ट का अध्ययन करे। इसके बाद नागरिक निकाय के लिए उपस्थित वकील ने नगर निगम की सड़कों बुनियादी ढांचा विभाग के 2 मुख्य अभियंताओं के नाम प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनों अधिकारियों को अगले मंगलवार को रात 11:40 पर अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अफसरों को अदालत को उन तकनीकों की जानकारी देनी होगी जिन्हें निगम गड्ढों में भरने के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में हत्यारोपी महिला को उसकी बेटी की कस्टडी सौंपने से इनकार कर दिया। महिला पर पति की हत्या का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि आरोप मुक्त होने के बाद वे अपनी 2 साल की बेटी को संभाल सकती है। अदालत ने दूसरी अदालत में गुहार लगाने की अनुमति दी। एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले याचिकाकर्ता महिला को 2 साल की बेटी की कस्टडी सौंपने से इनकार कर दिया। महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप है। जस्टिस जे मुनीर की खंडपीठ ने हालांकि मां को ये आजादी दी कि यदि वो संदेह या अन्यथा के आधार पर हत्या के आरोप से बरी हो जाती है तो बेटी की कस्टडी के लिए दोबारा अपील कर सकती है। याचिकाकर्ता मां है। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की थी जिसमें कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया जाए और बेटी को मां की देखभाल और कस्टडी में सौंप दिया जाए। याचिकाकर्ता अपने पति की हत्या के मामले में सह अभियुक्त के रूप में मुकदमे का सामना कर रही है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे पति के मामा के कहने पर पति की हत्या में फंसाया गया है। बेटी पति के मामा के संरक्षण में थी। जमानत पर रिहा होने के बाद मां ने बेटी की कस्टडी वापस करने की मांग की थी लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने दलील दी कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 की धारा 6A के प्रावधानों के तहत 5 वर्ष की आयु तक बच्चे की कस्टडी का अधिकार सामान्य रूप से मां के पास होता है जो नाबालिग की प्राकृतिक संरक्षकता के उसके अधिकार से काफी अलग है। बेटी दादा के संरक्षण में है। ये बच्चे के हित में नहीं है कि उसका संरक्षण दादा को सौंपा जाए जबकि मां मौजूद है। दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि वो दिशा की कस्टडी की हकदार नहीं होगी क्योंकि वो अपने पति की हत्या से संबंधित मामले में अभियुक्त है। दलील दी गई कि वो अपने पति की हत्या के लिए मुकदमे का सामना कर रही है और अगर उसे दोषी ठहराया जाता है तो बच्चे का जीवन बर्बाद हो सकता है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि कानून निश्चित रूप से बच्चे की कस्टडी ऐसी मां को सौंपने का समर्थन नहीं करेगा जो अंडर ट्रायल है या जिस पर बच्चे के पिता की हत्या का आरोप है और वो भी प्रेमी के साथ मिलकर। कोर्ट ने कहा बच्चे की देखभाल और कस्टडी पर मां का अधिकार है और बदले में बच्चे का मां के प्यार और स्नेह पर अधिकार है जिसका कानून इस हद तक ध्यान रखता है कि अगर मां एक असंबंधित मामले में जेल में बंद हो तो 5 या 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विभिन्न राज्यों में विभिन्न जेल नियमों के अनुसार मां के साथ जेल में रहने की अनुमति दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि कानून कस्टडी के संबंध में एक अभिभावक या दूसरे के अधिकार के बारे में बोल सकता है लेकिन ठोस रूप से ये बच्चे की कस्टडी पर अभिभावक के अधिकार या संरक्षकता के संबंध में बिल्कुल नहीं है। ये सब बच्चे के कल्याण के बारे में है। इसके साथ बरी होने की स्थिति में उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हुए अदालत ने मां की याचिका को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.